देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए। अब शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। देखो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कल यही पढ़ाए थे सिंधु घाटी सभ्यता। इसका काल बताए थे लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व के बीच, ठीक है। अब यहीं से जो है 1500 ईस्वी पूर्व से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक इसकी माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का काल है, ठीक है। अब देखो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया ऋग्वैदिक और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल होगा तुम्हारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखो वैदिक काल क्या है, वैदिक का मतलब हो गया जो वेदों से संबंधित है, उसी काल को, उसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है वेदों से, ठीक है। वेदों की सहायता से इसकी जानकारी मिलती है। 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, तो फैक्ट लिखाएंगे तो उसमें बता देंगे अभी क्या है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो ऋग्वैदिक लोग हैं ये कहाँ से आए, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनके बारे में जानकारी, तो थोड़ा इनके बारे में समझ विकसित होगी, ठीक है। देखो एक मैप बना देते हैं, चूँकि यहाँ मैप है नहीं, कुछ भारत दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अरब ये जो वैदिक सभ्यता से लोग जुड़े हुए हैं इनको आर्य कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति को उस समय आर्य कहा जाता था। आर्य कोई जाति नहीं है, कोई नस्ल नहीं है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, बाद में यही नस्ल बन जाएगी, ठीक है। ये देखो माना जाता है ये लोग भारत में आए तो कुछ मध्य एशिया वाले क्षेत्र से होते हुए आए। ये लोग करते क्या थे, ये लोग वास्तव में चरवाहे थे और इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी गाय की। गाय जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसका महत्व उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कई सारे विद्वान हैं जो मानते हैं कि आर्य अलग अलग क्षेत्रों से आए। जैसे एक व्यक्ति है मैक्स मूलर, उनका मानना ही अभी तक सबसे बढ़िया चल रहा है कि वो मध्य एशिया के क्षेत्र से होते हुए आए। बाल गंगाधर तिलक है, वो कहते हैं कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आए, ठीक है। सबका अपना अपना तर्क है, अभी बताते हैं कैसे तर्क है। बाल गंगाधर क्या नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो है यहाँ के मूल निवासी थे। ये वास्तव में तिब्बत वाले क्षेत्र में रहते थे, बाद में ये पूरे भारत में फैल गए, ठीक है। तो जो हम लोगों का सफ़ेद वर्ण का लोग दिखते हैं वो वास्तव में वही लोग आर्य हैं, ठीक है। अब देखो जो मानते हैं मैक्स मूलर की मध्य एशिया से आर्य आए, तो कहते हैं ईरान में एक ग्रंथ मिलता है अवेस्ता। इसका नाम क्या है ग्रंथ का, अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वही कुछ बातें जो है वेदों में लिखी हुई हैं। उसमें भी जो अग्नि है, पवन है, इंद्र है, ये सभी देवताओं का वर्णन यहाँ मिलता है। यही जो देवताओं का वर्णन अवेस्ता में भी मिलता है। इसलिए माना जाता है कि वह इसी मध्य एशिया वाले क्षेत्र से होकर के भारत में आए होंगे, उनका तर्क है। बाल गंगाधर तिलक एक पुस्तक लिखते हैं गीता रहस्य, उसी में आर्यों के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जो है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए। उन्होंने कहा कि आर्यों की पुस्तक में एक वर्णन मिलता है, एक पर्वत का वर्णन मिलता है जहाँ पे 6 महीने दिन होती है और 6 महीने रात होती है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि यहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो ऐसी घटना होती है ध्रुवों पर, तो उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र से ये लोग आए होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो वास्तव में माना जाता है कि ये लोग यूरोप के आसपास, ये जो यूराल पर्वत का क्षेत्र है, यहीं से ये भारत में आए होंगे। ये पहले आए तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, फिर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में होते 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 फिर इधर पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। भारत में आएंगे और भारत में पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो
आर्य जो है क्या थे, चरवाहे थे, गाय चराते थे। तो चरवाहे क्या करते हैं, जब जमीन किसी की नहीं है तो जहाँ लेके गए, जहाँ बढ़िया चारा, बढ़िया जल और बढ़िया उपजाऊ जमीन दिख गई, वहीं जाके बस जाते थे। ये धीरे 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 इसे बसते बसते क्रमिक रूप से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में आए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से है, लगभग यूरोप या मध्य एशिया वाले क्षेत्र से, और ईरान होते हुए भारत आए हैं। इसका साक्ष्य हमें अवेस्ता नामक ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, अब देखो इनको जो है, इनको कबीले हुआ करते थे। ये कबीले क्या करते थे, गाय बैल और घोड़ा आदि पालते थे जो है ये कबीले। ठीक है, आर्यों के पास घोड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हम तुमको क्या बताएं कि वह कुछ जानवरों की पूजा कर रहे हैं, काष्ठ के धातु रखे हैं, औजार नहीं रखे हैं। आर्य लेकिन लड़ाकू हुआ करते थे, वो कवच कुंडल धारण करते, वो कवच धारण करते थे, रथ बनाते थे, रथ से चलते थे। ठीक है, घोड़ा हुआ करता था, यानी कि ये एक लड़ाकू प्रजाति के लोग थे, कबीले थे। और इनका एक देवता है इंद्र, जो किलों को तोड़ने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जब किला तोड़ना होता है, पुरंदर उनका नाम मिलता है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। तो इंद्र को ये एक तरह से किला तोड़ने वाले देवता के रूप में है। अग्नि की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, तो जल देवता, अग्नि देवता भी इनमें है। ठीक है, ये लगभग 1200 से ये शुरू में जो आर्य आए वो सिंधु घाटी क्षेत्र में, देखो यहाँ से तिब्बत वाले क्षेत्र से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे होते हुए ये यहाँ पे जा करके अरब सागर में जा करके ये मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी में 5 और नदियाँ आकर मिलती हैं, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाव और झेलम। ठीक है, और एक हो गई सिंधु नदी, और एक 7वीं नदी और थी जो है सरस्वती नदी। तो इन्हीं नदियों के किनारे ये बसे हुए थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी थी इनकी सिंधु नदी। ठीक है, तो इन नदियों के बीच में, इन नदी वाले क्षेत्र में 7 नदियों के बीच क्षेत्र में 7 नदी का क्षेत्र है, तो इसे बोले सप्त सैंधव प्रदेश। सैंधव मतलब सिंधु वाली नदी, सिंधु में महत्वपूर्ण नदी है, बाकी नदियाँ उसकी सहायक हैं। तो सप्त सैंधव प्रदेश में पहले आकर के आर्य बसे। ठीक है, फिर आर्यों का विस्तार धीरे 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 इधर होने लगा। तो ये क्षेत्र कहलाया जो है भारत का। जैसे देखो यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत है, ये भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में आर्यों का फैलाव हो गया, तो इसको कहेंगे आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त वाले क्षेत्र में आकर के जो है आर्य बस गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब देखो आर्य सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव प्रदेश से फिर आर्यावर्त वाले पूरे क्षेत्र में फैल गया। अब देखो सप्त सैंधव समझ में आ गया। ब्रह्मावर्त, एक शब्द आता है ब्रह्मावर्त क्या है, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है उसी को कहते हैं ब्रह्मावर्त। और पूरे उत्तर भारत का क्षेत्र विंध्य पर्वत से ऊपर का, विंध्य पर्वत और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं आर्यावर्त। ठीक है, अब देखो ब्रह्मर्षि, ये गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र को कहते हैं। आर्यावर्त बता ही दिए। दक्षिणा पथ किसे कहेंगे, विंध्याचल के नीचे का जो क्षेत्र है उनको वो दक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है, वेद में जो है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 4 वेद हैं, चारों वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 भाग हैं। ठीक है, और इनमें अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का जो स्रोत है वो ऋग्वेद से है। इसमें कई सारी ऋचाएँ लिखी हुई है। ऋचा क्या है, ऋचा वास्तव में मंत्र है। इन्हीं मंत्रों का उच्चारण अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए, यज्ञ करने के लिए या किसी काम में किया जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समय बता दिए और उत्तर वैदिक काल का समय बता दिए। ठीक है, आर्यों का जो कबीला था उन्हें जन कहते थे। ठीक है, देखो इसको मिटा दे। इतना समझ में आया जी, आर्य कहाँ से आए, कैसे बस गए, कौन कौन सा क्षेत्र क्या है, बाकी नोट्स में सब मिल जाएगा। पढ़ के आना है, समझ जाओगे। जो नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा समझा देंगे। देखो ये हो गया जन। जन के बाद था विश्व, ग्राम और परिवार।
ये क्या है? ये हायरार्की है एक। देखो, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आज भी सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। जब कई सारे परिवार मिल जाते हैं तो परिवार जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? गांव बनेगा। यही ग्राम है, ठीक है। और जब कई सारे गांव मिल जाते हैं तो हम लोगों का क्या बनता है? तहसील बनता है कि नहीं? तो वो समझो एक बड़ा क्षेत्र है विश्व, उस समय नाम दिया गया था विश्व। और कई सारे जब विश्व मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? जन। जैसे हम लोगों का जिला है तो ऐसे हो गया जन। यानी कि इन चारों में पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है तो कौन है? जन। और सबसे छोटा क्या है? परिवार। अब देखो, परिवार का मुखिया कौन होता है? गृहपति, या इसी को बोलते हैं कुलप उस समय की भाषा में। आज भी पिता या बड़ा भाई या दादा मुखिया होते हैं ना, उसी को गृहपति बोलते थे या कुलप बोलते थे, ठीक है। गांव के मुखिया को आज क्या बोला जाता है? प्रधान। उस समय बोला जाता था ग्रामणी, ठीक है। इसी प्रकार विश्व के मुखिया को विश्वपति, ये क्या हो गया? विश्वपति, ठीक है। और जन के मुखिया को बोला जाता था राजा, ठीक है। ये सभी लोग जो है विश्वपति, ग्रामणी, ये सभी लोग जो है राजा के अंडर में काम करते थे, ठीक है। समझ में आया? ये क्षेत्रों का विभाजन है। जैसे जन सबसे बड़ा है और परिवार सबसे छोटा है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जन के मुखिया को क्या कहते थे? तो राजा होता था जन का मुखिया, ठीक है। अब देखो, इन कबीलों को, मतलब जो उनके कबीले थे उनको जन कहा जाता था, ठीक है। कबीलों में एक राजा हुआ करता था, उसका मुखिया होता था वही। वेदों में पुरुजन, यदुजन, तुवर्सजन और भरतजन, ये क्या है? किसी न किसी व्यक्ति के खानदान है। जैसे तुवर्स किसी का नाम है तो उसके खानदान से जुड़े हुए जितने लोग हो गए वो तुवर्सजन हो गए, ठीक है। यदु के खानदान से जितने लोग जुड़े हो गए यदुजन। भरत कबीले से लोग जितने हुए जुड़े होंगे हो जाएंगे भरतजन। और इसी भरत कबीले के नाम पे अपने देश का नाम पड़ा है भारत। समझ में आया? एक भरत और हैं, वो राम के भाई हैं, तो वो भरत नहीं, ये अलग भरत है। ये भरत कबीले के नाम पे जो है भारतवर्ष नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखो, और राजा क्या करता था? सभी जनों का रक्षक होता था। मतलब राजा जो है, मतलब जो जन का प्रमुख होता था, वो सबकी रक्षा करता था, युद्ध करता था। युद्ध क्यों किया जाता था? धन कमाने का एक जरिया युद्ध भी था इस समय, ठीक है। जैसे मान लो पैसा नहीं है, कंगाली छाई हुई है, तो अभी हमको कमाना पड़ेगा, उस समय युद्ध कर दो। बगल वाला गांव बहुत समृद्ध है, चलो मार के लाते हैं, सब छीन लाते हैं। जीत गए तो लेके आओगे, फिर बांट लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये सारा निर्णय कौन लेता था? राजा, ठीक है। अब देखो, राजा वैदिक काल में जन का प्रमुख था। और राजा को जो है ऋग्वैदिक काल में, देखो दो काल बताए, एक बताए उत्तर वैदिक काल और एक बताए ऋग्वैदिक काल। राजा का चुनाव होता था, राजा को चुना जाता था, हम में से सबसे बढ़िया आदमी कौन है, वही राजा बनेगा, ठीक है। और उसी के नेतृत्व में सारा काम होगा। लेकिन राजा अकेले सारा काम नहीं करेगा। अभी राजा को चुनने के लिए, जैसे राजा हो गई, राजा को चुना जाता था, उसके लिए एक मंत्री परिषद होती थी इनकी, समझो सभा, और एक होता था समिति। तो सभा और समिति की बैठकें होती थी। सभा में लगभग 70-80 लोग होते थे, ठीक है। इसमें से 5-6 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनके लिए अलग चेयर लगती थी। वो समझो राजा के मंत्री हैं, बाकी लोग भी हैं सभा में, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी महत्ता किस प्रकार से नापी जाएगी कि उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी गाय है, युद्ध लड़ते समय वो कितना घोड़ा देते हैं, कितना हथियार देते हैं, इस हिसाब से इनकी महत्ता रहेगी। तो ये जो 5 लोग हो गए हैं जिनकी अलग से व्यवस्था बन रही है, इनको बोलेंगे राजन्य, ठीक है। राजन्य होते थे सभा में ही, और वो समझो राजा की मंत्री परिषद का काम करते थे। अलग अलग क्षेत्रों का निर्णय लेके आएंगे ना तो बताएंगे। हाँ, राजा को सलाह देने का काम करते हैं, और सभा ही राजा को चुनाव भी करती थी, ठीक। अब देखो, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? राजा का पद अनुमानसिक हो गया, यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। अभी तक था कि राजा का चुनाव होगा, एक राजा मरा तो फिर दूसरे राजा को चुनने के लिए 8-10 लोग 20 लोग बैठे, जो सबसे योग्य होगा चुना जाएगा। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ समय बाद राजा का लड़का राजा बनने लगा, यानी कि यह पद वंशानुगत होने लगा, ठीक है।
राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति, दो सभाएं हुआ करती थी। ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। अभी भी राजा भले वंशानुगत हो गया, लेकिन सारा काम अपने मन से नहीं कर सकता, अभी उसके ऊपर नियंत्रण है। ठीक है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में वही 70-80 लोग जो बताए बैठते थे। उसमें कुछ राजन्य होते थे जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, और राजन्य का चुनाव भी बता दिए किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है। और उनमें उनकी उम्र, शक्ति इत्यादि का महत्व था, और उनके धन का, गाय का, घोड़े का महत्व हुआ करता था। ठीक है, ये भी बात हो गई। बाकी लोग मतलब बाकी लोग जो है ये बाकी विष होते थे, जो विषपति जो होते थे वो भी सभा में बैठते थे। ठीक है। अब देखो राजा का शासन कैसे चलता था। अब राजा को पैसा कहाँ से मिलेगा, शासन चलाना है, मान लो कानून व्यवस्था चलानी है, तो अभी जो है सरकार को जो है जैसे शासन हम लोग चलाते हैं, उसके पास पुलिस है, उसके पास जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था है, या फिर अभी सरकारी टीचर ही है, तो उनको तनख्वाह कौन दे रहा है, सरकार। और सरकार पैसा कहाँ से पा रही है, कर के रूप में पाती है। ठीक है। तो राजा भी ये कर लेता था। उस कर का नाम उस समय था बलि कहते थे। अब ये देखो उस समय कर फिक्स नहीं था, जिसके पास जो है वही ला के दे दो। जैसे किसी के पास दूध का व्यापार किए हो तो दूध दे देगा, घी दे देगा, कोई और व्यापार किया तो वो दे देगा। तो घी, दूध जो भी मिलेगा, अनाज, तो ये सब क्या होता था, बलि के रूप में राजा को दिया जाता था। राजा के पास ज़्यादा इकट्ठा जब होने लगता था तो फिर वो क्या करता था, अपने जन के लोगों में बांट देता था, जो है अपने प्रजा में भी मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख लेता था जिससे शासन चले, और बाकी चीज़ों को बांट देता था। इससे क्या होता था, लोगों का जुड़ाव राजा के प्रति रहता था। ठीक है, समझ में आया। अब देखो युद्ध भी होता था। युद्ध क्यों किया जाता था, धन लूटने के लिए। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं थी। अब युद्ध करना गलत माना जाता है, बिना मतलब का क्यों युद्ध किए। उस समय भले मतलब रहे चाहे ना रहे, युद्ध किया जाता था। युद्ध करके माल लूट के लाएंगे, माल लूट के लाते तो फिर सभा बैठती थी। सभा बैठने के बाद बंटवारा होता था, तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेगा, राजा। और उसके बाद 5 राजन्य हैं, 6 राजन्य हैं, तो वो भी तो बड़ा हिस्सा लेंगे। अपना घोड़ा ज़्यादा लगाए थे, मेहनत ज़्यादा किए थे, तो उनको मिलेगा। फिर बाकी हिस्सा आम जनों में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर। ठीक है, समझ में आया। ये उस समय की व्यवस्था थी। उसके अलावा मान लो धन है तो धन, गाय, भेड़, बकरी सब उठा के ले आते थे। यहाँ तक कि लोगों को भी उठा के लाते थे, उनको दास बना लेते थे, दासी बना लेते थे। ठीक है, तो उनको गुलाम की तरह भी दे दिया जाता था प्रजा को। वो क्या करेंगे, खेती करवाना है करवाओ, बाकी भोजन देते रहना। जैसे मशीन है, पेट्रोल डालते रहो, काम करता रहेगा। तो ऐसे ही दास होते थे। तो दास उठा के ले आए, दास बना लिए, काम करवाते रहो, भोजन देते रहो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है। अब देखो इंद्र का, आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन है, इंद्र है। ठीक है, ये विजय दिलाने वाला है। जैसे पूजा कर, जैसे मान लो लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ने जा रहे हैं तो पहले भगवान की पूजा करेंगे। तो किसकी पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान आके आपकी जिता देना जो है। ठीक है, समझ में आया। तो भगवान आएंगे, जिता के जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये मान्यता है कि इंद्र का आवाहन करेंगे तो वो आएंगे, किला तोड़ने में या किसी युद्ध को जीतने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है। धर्म और यज्ञ, ये लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ की परंपरा समझो वैदिक सभ्यता से ही शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता इसके पहले कल पढ़ा गया था, तो यज्ञ की परंपरा नहीं थी। यज्ञ आसान नहीं होता, यज्ञ बहुत खर्चीला होता, अभी भी होता है ना। तो सामूहिक रूप से किया जाता था, पूरे एक कबीले का एक ही यज्ञ होता था। धीरे धीरे लोग जब संपन्न होने लगे तो दिखावे के चक्कर फिर अपना अपना यज्ञ कराने लगे। तो उस समय सामूहिक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ करते समय ब्राह्मण मंत्रों का उच्चार करते थे और अग्नि में घी डालते थे। वही परंपरा आज भी चलती है कि नहीं। तो हम लोग उसी वैदिक सभ्यता वाली मान्यता को मानते हैं। तो जो जो हिंदू धर्म की सभ्यता है वो सब इसी वैदिक सभ्यता से आई हुई है। ठीक। अब देखो वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था, परिवार। परिवार का मुखिया कौन होता था, मान लो कोई महिला सबसे वृद्ध है तो महिला को मुखिया नहीं बनाएंगे, पुरुष ही बनेगा। अगर किसी व्यक्ति का पुरुष पिता मान लो नहीं है तो भाई बनेगा महिला का मुखिया। मतलब उस परिवार का मुखिया हमेशा ही कोई पुरुष बनेगा। पितृसत्तात्मक समाज थी। यहाँ तक इसमें माना गया है कि महिला हमेशा आश्रित होती है, या तो पिता पे,
पिता नहीं है तो भाई पे, और विवाह करने के उपरांत अपने पति पर, पति मर गया अगर उसका बेटा है तो फिर बेटे पे। यानी कि ये समाज अभी पितृसत्तात्मक चल रहा है जिसमें पुरुषों का महत्व ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पुरुषों का महत्व और महिलाओं का महत्व एक बराबर था। यज्ञ में महिलाएं भी बैठती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को यज्ञ करने की अनुमति नहीं रह गई, ठीक है। अब देखो राजा, देखो आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और जन, ठीक है। विभाजन का आधार व्यवसाय था। ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जो पूजा कराते थे पुरोहित थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। तो 3 ही वर्ण था शुरू में। फिर बाद में जो लोग सेवक के रूप में कार्य करने लगे उन्होंने घोषित कर दिया शूद्र, ठीक है, कि वो चौथे वर्ण के हो गए शूद्र, ठीक है। तो चौथा वर्ण आ गया शूद्र। अब देखो शूद्र क्या करेंगे, सभी वर्णों की सेवा करेंगे। इसको पुष्टि करने के लिए ऋग्वेद में कई सारी बातें भी लिखी हुई हैं, अभी आगे बताते हैं। जब ऋग्वेद का विस्तार से बताएंगे इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है। नहीं तो जान ही लो। देखो लिखा गया ऋग्वेद में एक मंडल जोड़ा गया, 10वां मंडल, उसमें कहा गया कि ब्रह्म पुरुष है, एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से जो है वैसे, और पैर के तालू से शूद्र निकला है। तो शरीर में जो सबसे निचला हिस्सा है वही सबकी सेवा करेगा, तो इसलिए शूद्र सेवक हो गए। और सबसे ऊपर वाले हिस्से से निकला है ब्राह्मण, इसलिए समाज में सबसे उच्च स्थिति ब्राह्मणों की रही, ठीक है। अब देखो उस समय जो है महिला विदुषी हुआ करती थी। कई सारी महिलाएं ऐसी मिली है ऋग्वैदिक काल में, पढ़ने का अवसर बराबर था तो वो भी ज्ञानी हो गई, जैसे अपाला, घोषा, विश्वबारा, ये लोपामुद्रा, ये सब महिलाओं के नाम है। कभी कभी पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी ऐसी ऋषि महिलाएं हैं जिनको मतलब विदुषी कहा जाता है, कि वो कौन सी विदुषियाँ हैं जो निम्न में से है तो या नहीं है। तो 4 नाम याद रख लेना, लिख के दे देंगे PDF में, तो याद कर लेना, ठीक है। अब देखो आश्रम व्यवस्था क्या थी। देखो 4 आश्रम होते हैं। आश्रम व्यवस्था जानते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में सुने होगे तो ठीक है। ये व्यवस्था बनाई गई। 4 आश्रम हैं, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। देखो इसको ध्यान से समझ लेना, भूलेगा नहीं कभी। देखो मनुष्य की उम्र लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी उस समय, तो 25-25 वर्षों में इन सबको बांटा गया है। ब्रह्मचर्य मतलब 0 से लेके 25 वर्ष की जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इस समय क्या करना है, तुमको शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा कहाँ ग्रहण करना है, गुरुकुल में जाके, आश्रम में जाके। और ये गुरुकुल कहाँ होते थे, जंगलों में होते थे। राजा का भी लड़का है तो महलों में नहीं आएगा ट्यूशन पढ़ाने टीचर। भगवान श्री राम कहाँ जाते हैं पढ़ने, पढ़े हो ना, वो भी तो आश्रम में जाते हैं। कोई भी राजा का लड़का रहेगा तब भी उसको जंगल जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। जब 25 साल के हो जाओगे, पढ़ लिख लिए, किसी काम लायक हो गए तो विवाह कर लिए तो फिर गृहस्थ बसा लो, घर परिवार आगे बढ़ाओ, बच्चे होंगे, ठीक है। फिर 50 की उम्र हुई तो वानप्रस्थ। अब देखो वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थान कर जाना, मतलब वन में चले जाओगे। यही जाके फिर पढ़ाते हैं किसको, यही वानप्रस्थ वाले ब्रह्मचर्य वालों को पढ़ाएंगे। ब्रह्मचर्य वाले आएंगे पढ़ने, और ये जाके वन में रह रहे हैं किस काम के लिए, कि ब्रह्मचर्य वाले आके पढ़ेंगे। और उसी के साथ सन्यास भी वहीं धारण कर लेते हैं। जब 75 के बाद पढ़ाने की स्थिति नहीं है तो वहीं सन्यास धारण कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आश्रम व्यवस्था भी है। अभी पढ़ना है ना, जिसको न पढ़ना हो जा सकता है, जाओ जल्दी जाओ, जिसको जाना हो जाओ। तुमको नींद आ रही, तुम तो जाओ, ही सो ही रहे हो गया पढ़ाए तब। हाँ, नहीं तो जैसे क्या है कि बीच में उठ को जाने का मन करने लगेगा। अभी 10 मिनट और चलेगा कम से कम। हाँ अब देखो, जाओ जिसको जाना हो निकल जाओ।
और किसी को जाना है? ठीक है, चलो जिसको जाना हो तो इसीलिए समय देते हैं कि छुट्टी हो गई, जिसको समय से घर पहुंचना हो, भूख भूख लगी हो, निकल जाएगा, बाकी लोग बचेंगे, उनको 10-15 मिनट और पढ़ा दे, पाठ ख़त्म हो जाए, इसका नोट्स लेके तब जाना। जिन लोगों को पढ़ना है इस क्लास में, देखो ये क्लास ऐसे ही निरंतर चलेगी, जिसकी इच्छा हो वो आके पढ़ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब आएगा तो रोज़ आना पड़ेगा। लिखवाएंगे नहीं, खाली पढ़ा देंगे। इसका नोट्स PDF में है, प्रिंट आउट करके दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेके पढ़ लेना। हर महीने की आखिरी तारीख को टेस्ट होगा, तो इस महीने की 30 तारीख को टेस्ट होगा, ठीक है, ये सब जानकारी रखना। एक जिसका भी मिलेगा नोट्स उनको नाम नोट कराना है, डेली आना है, नहीं तो नए नाम नोट कराना, नए आना, ठीक है, अव्यवस्था ना फैले उसमें। 15 दिन में ही टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट जो है 30 दिन में होगा, ठीक है, 10-10 दिन में ही टेस्ट होगा छोटा छोटा। अब देखो आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, ठीक है, वो उनके मतलब वो जो भाषा जिसमें लिखते थे पढ़ते थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। और ये भाषा जो है इसको हम भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये भाषा जो थी वह स्वर वाली भाषा थी। देखो 2 तरह की भाषाएं होती है, देखो स्वर अगर है भाषा में तो स्वर से बनेंगे शब्द, अरे स्वर से बनेंगे अक्षर, स्वर के साथ अक्षर मिला दोगे तो फिर जो भी शब्द बनाना चाहो बनोगे, बनता रहेगा। लेकिन पहले क्या था, किलाक्षर लिपि थी, चित्राक्षर लिपि थी। जैसे मान लो तुमको हाथी दिखाना है, हमको लिखना हाथी, तो अभी हम क्या करेंगे, है अक्षर लेंगे और स्वर लेंगे, फिर थे अक्षर लेंगे, फिर स्वर लेंगे, हाथी बन गया। ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। पहले क्या था, किलाक्षर में कुछ ऐसा संकेत बना देंगे इधर उधर करके कि ये हो गया हाथी। इस प्रकार का जो अक्षर होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, इसी कारण से उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ में आया। उसको चित्राक्षर लिपि या किलाक्षर लिपि कहते हैं। और इनकी जो लिपि थी वो थी अरे शब्द और अक्षर वाली लिपि थी, इसलिए इसको पढ़ना आसान है, ठीक है। और ये जो लिपि लिख रहे हैं कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, बताया था ना पिछली क्लास में, ठीक है। अब देखो ये जो भाषाएं हैं ये माना जाता है संस्कृत भाषा जो है ये यूरोप से ही आई है। जैसे कुछ शब्द हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, जैसे पितृ शब्द, पितृ का मतलब हो गया पिता, इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, फादर। तो पितृ और फादर या पितर एक आता है ईरानी में शब्द, तो माना जाता है सभी यूरोपीय भाषाएं हैं, जगह के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। शिक्षा बताई दिए गुरुकुल में होती थी। पशुपालन का काम देखो, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य काम था पशुपालन करना। क्या पालते थे? गाय। और चलते किससे थे? घोड़े से। भाला रखे रहते थे, तलवार रखे रहते थे, ये सारी चीज़ें उनके पास होती थी। युद्ध भी लड़ते थे, लेकिन पशुपालन इनका मुख्य धंधा था। कब? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास ये लोग खेती करने लगे। जब खेती करने लगे तो ये अस्थाई जीवन पा गए, उसके पहले अस्थाई जीवन नहीं था। अब जो है अस्थाई जीवन आ गया। उत्तर वैदिक काल में खेती करने लगे। और इनका पवित्र पशु कौन सा है? गाय, ठीक है। गाय पवित्र पशु है, उसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर धीरे धीरे खेती का महत्व बढ़ता गया, जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई। और अच्छा, कल बताए थे मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग की गई वो कौन सी थी? तांबा। और अनाज जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो जौ था, ठीक है। इसीलिए देखो आज भी जौ की पूजा की जाती है कि नहीं? तांबे के लोटे में जल चढ़ाया जाता है कि नहीं? क्योंकि वो अलग चीज़ का था, उस समय तिलस्म जैसा चीज़ रहा होगा, तो उसी की पूजा होने लगी। जो चीज़ हमको नहीं समझ में आता उसकी पूजा करने लगो, ठीक है। तो तांबा नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या एकदम टन टन बज रहा है, तो तांबे से जल चढ़ाओ तो कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी को देवता को कुछ चढ़ाना है तो जौ चढ़ाओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। चलो अब देखो शिल्प कला में वो महारत हासिल था, उनको शिल्प का कार्य करना शुरू कर दिए। एक बात बताना भूल गए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये अच्छा खासा शहर बना के रहते थे, पक्का मकान बना के रहते थे, यहाँ तक कि 2-2 तल्ले का बिल्डिंग बना के रहते थे। लेकिन ये लोग कहाँ रहते थे? घास फूस के मकानों में, कच्ची मिट्टी के मकानों में, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से अभी पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अब देखो शिल्प क्या था? शिल्प जो है पहले उनके शिल्प मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाले, जैसे शिल्पकार होते हैं बढ़ई,
लोहार, ये सब शिल्पकार होते हैं। तो उस समय रथ बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण था, तो रथ जो बनाता था उसको अच्छा शिल्पकार माना जाता था, ठीक है। और शिल्पकारों में को जो है शुरू शुरू में तांबे और कांसे के विषय में जानकारी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे की जानकारी हो गई। ये वाला क्वेश्चन पहली बार मतलब पूछा है कि पहली बार लोहे का जो साक्ष्य मिलता है कहाँ से प्रयोग किया गया, तो एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहीं से लोहे के खनन के प्रमाण, वहीं लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। इसके अतिरिक्त उनको वैज्ञानिक ज्ञान भी था, जैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ज्योतिष इत्यादि के बारे में भी वो जानते थे, ज्यामितीय आकृतियां बना लेते थे, ठीक है। अब देखो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया। तो ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था। क्यों गतिशील था? कि लेके चरा रहे हो गाय, जितना दूर जा रहे हो चराते चराते वहीं जाके रुक जा रहे हो, तो कभी यहाँ हो कभी वहाँ हो, तो गतिशील जीवन है। उत्तर वैदिक काल में खेती आ गई, तो खेती के बगल में अपना घर बनाना पड़ेगा ताकि खेती सुरक्षित रहे, यानी कि जीवन अस्थायी हो गया। तो ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील है और इसमें क्या है, अस्थायी है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, अर्थात राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल से आते यह पद वंशानुगत हो गया, यानी कि वह राजा का लड़का ही राजा बनेगा। इस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, अर्थात जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई और यह जन्म आधारित हो गई। जिस वर्ण में कोई जन्म लेगा वैसे ही वो हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन जाता है।